नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। भोपाल में विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश। कहा रेमडेसिविर चोरी मामले में करे चालान पेश। हमीदिया अस्पताल से 865 रेमडेसिविर इंजेक्शन हुए थे चोरी। भोपाल में आशा कार्यकर्ता अध्यक्ष लक्ष्मी कौरव समेत 20 कार्यकर्ता गिरफ्तार। कांग्रेस पूर्व महापौर विभा पटेल ने किया समर्थन। गुस्साई कार्यकर्ताओं ने किया चक्काजाम। भिंड में पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारी गोली। आरोपी को गिरफ्तार कर गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। भोपाल के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की हुई बैठक के 2 सत्र हुए पूर्ण। बैठक में कमलनाथ और दिग्विजय के बयानों की हुई निंदा। और बैतूल के भीमपुर में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में रुचि दिखी कम। 5-5 गांवों में पुलिस पहुंचकर चलाएगी कैंपेन। घर घर जाकर एसपी ने ग्रामीणों को किया जागरूक। और अब खबर विस्तार से। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल से 865 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी किए गए थे, जिसकी एफआईआर थाना कोहेफिजा में दर्ज है, जिसकी शिकायत जांच थाना क्राइम ब्रांच कर रही है। वहीं शिकायत में कोविड-19 में रेमडेसिविर इंजेक्शन के अभाव में असंख्य लोगों की मौतें हुई हैं। ऐसे में समय में 865 इंजेक्शन को कुछ प्रभावशाली लोगों ने हमीदिया अस्पताल प्रबंधन से साठ गांठ कर चोरी कर लिए थे, जिसका विवरण अस्पताल के स्टोर के आवक जावक सिस्टम में भी नहीं है, जिसको लेकर विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर हाईकोर्ट का चालान पेश करने के आदेश दिए हैं। ये प्रभारी मंत्री तो उस टाइम एक ही थे, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी तो गायब हो चुके थे। जो चिकित्सा दूसरे प्रभारी मंत्री थे वही भोपाल के प्रभारी मंत्री थे, कोविड का जिला देख रहे थे। दूसरा अधिकारी थे। और जब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि उस समय से मैं ये बात कहता रहा कि उसी समय रजिस्टर को उजागर कर देना चाहिए था। अगर ये लोग निष्पक्ष थे तो वो रजिस्टर छुपा के क्यों रखा और कोहेफिजा थाने से क्राइम ब्रांच को क्यों दिया। और रेमडेसिविर इंजेक्शन उस भयानक समय पे चोरी हुआ था जिस समय एक एक इंजेक्शन की एक एक जान के लिए बड़ी ज़रूरत थी, बचाने के लिए बहुत कीमती था। ताही ताही मची हुई थी, चारों तरफ अफरा तफरी थी कोरोना की सेकंड उसमें। ऐसे समय में भोपाल में अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता लगातार धरना दे रही हैं। बता दें कि आशा कार्यकर्ता की अध्यक्ष लक्ष्मी कौरव और 20 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिससे गुस्साई आशा कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया। वहीं आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में आई कांग्रेस पूर्व महापौर विभा पटेल ने बताया कि जिस तरह आशा कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया और आशा कार्यकर्ताओं के अन्य साथियों को जेल में नजरबंद भी कर दिया गया है। नहीं, हम इनका सपोर्ट करते हैं। हमने तो ये बात माननीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट निर्देश दिए। हर जिले में महिला कांग्रेस की बहनें ज्ञापन दे रही हैं, नहीं हो रही है, इसीलिए बैठी हैं और इसीलिए हम इनका समर्थन कर रहे हैं। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी। उन्हें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उनके और अन्य साथियों को जिस तरह से पुरानी जेल में नजरबंद किया गया है, इसकी हम कांग्रेस पार्टी पूरी निंदा करती है। और हमारा ये कहना है कि इनको यहाँ आने देना। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, इनसे अधिकारी चर्चा करें, क्या निर्णय हो सकता है वो बताएं और क्या इनका की मांगे हैं उस पर विचार किया जाना चाहिए। केवल फोटो खिंचवा लिया और मांगों पर विचार ना किया जाए तो ये तो सरासर गलत है। भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी संदीप यादव ने राकेश यादव को जान से मारने की नियत से गर्दन में गोली मार दी। मौके पर उमरी थाना प्रभारी ने पहुंचकर स्थिति को संभाला और घायल को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां घायल का इलाज जारी है। वहीं डीएसपी हेडक्वार्टर मोतीलाल कुशवाहा ने बताया कि टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। तो वहीं उमरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बोले हम थाने के द्वार पर खड़े थे बगल से, तो वहाँ बतरा रहे थे लोग बागन से, तो पीछे से आए वो संदीप और ने गोली मार दी। गांव का यह वीरेंद्र सिंह यादव का लड़का। पुरानी रंजिश चली जा रही थी सर, वो चुनाव फुनाए की कोई।
उमरी का ही रहने वाला है। 2015 में एक घटना हुई थी, हत्या की घटना थी। उसमें जो आरोपी था राकेश यादव, उसके पारिवारिक विवाद चल रहा था अभी भी। आज सुबह एक छोटी सी घटना को लेकर के, जो उनसे संबंधित नहीं थी लेकिन मोहल्ले वालों की आपसी विवाद की थी, उसकी शिकायत के साथ राकेश यादव नाम का व्यक्ति भी आया हुआ था, जिसका पारिवारिक विवाद संदीप यादव के साथ चल रहा था। तो थाने के सामने जैसे ही वो निकला है, वो लगभग 50-100 मीटर की दूरी पर उसके ऊपर फायरिंग की घटना की सूचना है, जिस पर तस्दीक की जा रही है। और उसकी देहाती नालसी पर से एक ज्ञात आरोपी पर 307 का मुकदमा पंजीबद्ध करके उसकी विवेचना की जा रही है। आरोपी की तलाश हेतु टीमें रवाना हो गई। भोपाल के भाजपा प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बता दें कि बैठक के 2 सत्रों में पहले कोरोना से दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और दूसरे में राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस दौरान मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बयानों की निंदा भी की गई। वहीं पार्टी के प्रदेश महामंत्री शरतेंदु तिवारी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कोविड काल की तैयारियां नहीं की थी और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने कोविड काल में जमीनी स्तर पर जनसेवा के कार्य किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोविड की दोनों लहर के बाद और कमलनाथ जी के कुशासन के बाद होने वाली यह पहली कार्य समिति, और निश्चित रूप से कोविड के काल में जिस तरह से सरकार ने नियंत्रण किया और केंद्र और राज्य दोनों के हमारे कुशल नेतृत्व ने जिस तरह से प्रभावी भूमिका निभाई, उसका अभिनंदन इस समिति में किया गया है। आपने देखा था कि कमलनाथ सरकार के दौरान कुशासन, प्रशासनिक अराजकता का माहौल तो था ही, साथ में कोविड पर पहली एडवाइजरी जारी होने के बाद भी जनवरी में कोई तैयारी नहीं थी। हमने पहली लहर के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत के साथ उसको नियंत्रण में लेने का काम किया। साथ ही माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे संगठन ने सेवा ही संगठन के भाव से काम किया। जब सभी राजनीतिक दल क्वारंटाइन की अवस्था में थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ तक, नीचे तक जाकर दोनों लहरों में काम कर रहे थे। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार ने कोविड काल के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए सेवा कार्यों के बारे में भी बताया। हमने संपूर्ण कोशिश करी है कि भारत के साथ मध्य प्रदेश में हम जनता की सेवा निस्वार्थ भावना से कर सकें। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये कहीं सिद्ध भी करके दिखाया है कि जब दूसरे अन्य दल क्वारंटाइन हो चुके थे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता था जो बिना जान की परवाह किए मैदान में जुटा हुआ था और लोगों की सेवा कार्य कर रहा था। दूसरी लहर के समय भी हम सभी जानते हैं कि दूसरी लहर के पहले भी जनवरी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 एडवाइजरी जारी कर दी थी सभी राज्य शासन को कि वो सुरक्षा में कमी न करें, क्योंकि भारत की जनता के स्वास्थ्य की चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी को थी। आपको बता दें कि 3 साल बाद आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के कार्यकाल की यह पहली बैठक है। इन्हें पहले अंतिम बैठक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के नेतृत्व में हुई थी। तब पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह भी बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव के साथ कृषि और अन्य समसामयिक विषयों को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की चर्चा भी की जाती है। वहीं भोपाल में आयोजित हो रही इस बैठक के अंतिम सत्र में कृषि प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। बैतूल के भीमपुर में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में रुचि कम देखी गई। वहीं एसपी सिमाला प्रसाद के द्वारा लोगों को समझाइश दी गई, जिसके बाद 80 लोगों ने अपना वैक्सीनेशन कराया। वहीं एसपी ने बताया कि हम उन गांवों पर फोकस कर रहे हैं जहां अभियान के पहले दिन कम वैक्सीनेशन हुआ था। ऐसे 5-5 गांवों को चिन्हित कर वहां जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और यह कैंपेन सभी पुलिस डिवीजन में लगातार चलाया जाएगा। इस दौरान डीएसपी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। यहाँ पर
ऐसा मालूम चला था कि लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं और कुछ भ्रांतियां लोगों के बीच में फैली हुई हैं, कुछ डर भी है जिसके कारण लोग आगे आके वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। तो इसी कारण आज जो भीमपुर चौकी का बल है और थाना चिचोली का जो बल है उसके साथ आज यहाँ हम लोग आए हैं और यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सहयोग से और जो हमारे ग्राम रक्षा समिति के भी सदस्य हैं उनके सहयोग से आज यहाँ हमारा टारगेट है कि लगभग 100 लोगों को हम लोग वैक्सीनेट करें और ये उद्देश्य हम लोग जल्द से जल्द अभी पूरा करेंगे। अभी 2-3 घंटे में ही ऑलमोस्ट हम लोगों ने 80 डोजेस लगवा दिए हैं और उम्मीद है कि 100 पूरे हो जाएंगे। विदिशा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मिर्जापुर में रहने वाले मनोज दांगी और निरंजन दांगी ने अपने ही परिवार के चचेरे भाई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। इसी संबंध में उन्होंने सिविल लाइन थाना और सीएम को भी लिखित शिकायत की है। उन्होंने बताया कि उनके चचेरे भाई विनोद ने उनके बेटे का अपहरण करने की धमकी दी थी, साथ ही फिरौती के रूप में 50 लाख रुपए की मांग भी की जा रही है। इसके पीछे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। दादागिरी चला रहे हैं। क्या नाम है? विनोद दांगी। वो तो क्या धमकी देता है? 50 लाख रुपए दे दो नहीं तुम्हारे बच्चे को उठा ले जाएंगे। 21 तारीख को उठाने भी आया था, वो तो हट्टा कट्टा था, तो इस चक्कर में धक्का दे रहा के भाग गया। 50 लाख रुपए किस बात के मांग रहा है? जबरदस्ती मांग रहा है, जबरदस्ती है। मैंने जमीन बेची है थोड़ी सी, उसमें मेरे पास पैसे आए हैं, वो पैसे मांग रहा है। इसमें तो पैसे चाहिए मुझे। वो तो मैंने बेची है, अभी मेरे पूरा काम नहीं हुआ है। इस बात की शिकायत की कहीं? हाँ, शिकायत की ना, एसपी ऑफिस में भी की है, देहात थाने में भी की है, मुख्यमंत्री साहब को भी आवेदन दिया है। बड़े पापा के लड़का परेशान करते हैं, विनोद दांगी। कौन है, क्या नाम उनका? विनोद दांगी। इस बात को लेकर अड़ी डालते हैं, फिरौती मांगते हैं, बच्चे को किडनैप करने की धमकी देते हैं और हमको जान से मारने की धमकी देते हैं। इस बात को लेकर 50 लाख रुपए दो, नहीं तो हम तुम चारों को ढूंढ ढूंढ के मरवा देंगे। नहीं तो किस बात के मांग रहा है पैसे, वो तो बताओ। वो तो जबरदस्ती दादागिरी। भोपाल में एक अनोखी मिसाल पेश की जा रही है। बता दें कि पीपल के पेड़ का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं कैलाश पुरोहित ने बताया कि वो पिछले 3 सालों से पेड़ का जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने 3 साल पहले अपने जन्मदिन पर 5 पेड़ लगाए थे। वो हर साल अपना जन्मदिन पेड़ों के साथ केक काट कर मनाते हैं। वहीं अपने बच्चों की तरह इन पेड़ों को देख रेख करते हैं। मेरा नाम कैलाश पुरोहित है। मेरे फादर का नाम जीएल पुरोहित है। मेरे फादर ने सबसे पहले मेरे को एक प्रेरणा दी थी कि वहाँ पे बेटा 2 पेड़ लगाना है। एक पेड़ मैंने पीपल का लगाया था और एक पेड़ बरगद का लगाया था। उस दिन से मैंने फिर यहाँ पे भी एक प्रेरणा ली और यहाँ पे 5 वृक्ष लगाए मैंने, पीपल, नीम, आम और बरगद। आज 5 पेड़ों का जन्मदिन मना रहा हूँ। मैं 3 वर्ष से कंटिन्यू मना रहा हूँ और रोज़ डेली का काम है। मेरा नियम है कि मैं डेली रोज़ पानी देता हूँ, इसमें खाद बीज जो भी डलता है वो मैं डालता हूँ इसमें, और सबको प्रेरणा यही देता हूँ कि वृक्ष लगाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसकी वजह से वृक्ष लगाना जरूरी है। दिमनी थाना क्षेत्र की चौकी से चोरों ने पीछे से चौकी की दीवार कूदकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने 2 बंदूक SLR और 150 राउंड चोरी कर ली है। वहीं चौकी पर 2 आरक्षक ड्यूटी पर तैनात थे। इन आरक्षकों ने चोरी की घटना की सूचना सुबह पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी। तब मौके पर मुरैना पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राय सिंह नरवरिया पहुंचे। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जांच पड़ताल जारी है और पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। उपचार चल रहा था तो रात्रि में करीबन 4 साढ़े 4 बजे के लगभग इन्होंने बताया कि यहाँ राइफल जो मिसप्लेस हैं और एक कुंडी जो टूटी हुई है, तो कुछ कार्टिज भी हैं वो भी जो है नहीं है उसमें। तत्काल जो है TI अपने जो है दिमनी और हम लोग जब यहाँ आए, जब देखा और उसके बाद जो बाहर से जो अपना डॉग वगैरह ये सब दिखवाया, अंदर जो है राइफल उसी जो आरक्षक जो सोता है उसी के कमरे में राइफल रखी हुई हैं और कार्टिज भी कुछ पड़े हुए हैं, उनका मिलान कर रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया चोरी हुई है अथवा नहीं हुई है, इंटरनल मैटर है। इन्होंने जो रिपोर्टिंग की है उसमें कैसे रिपोर्टिंग की कि जब राइफल उसके कमरे में रखी थी, पहले अपने यहाँ परिसर में देख लेना चाहिए था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं स्वयं पुलिस अधीक्षक, बाकी सब हमारे सीनियर अधिकारी हैं, CSP और TI, उनको भी यहाँ मौके पर लगाया था। तो अभी प्रारंभिक जाँच चल रही है कि आखिरकार क्या था ये।
भिंडी के अकोड़ा चिमनी में बाइक और तांगे की जोरदार भिड़ंत हो गई। बता दें कि इस घटना में प्रमोद राठौर, इमत राठौर और छोटे राठौर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, लेकिन तीनों की हालत को देखते हुए तीनों गंभीर व्यक्तियों को ग्वालियर रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पड़ताल शुरू कर दी है। मोतीपुरा से भिंड के लिए आ रहे थे और बग्गी से एक्सीडेंट हुआ है इनका। भिंड हॉस्पिटल में दिखाया उनको रेफर ग्वालियर के लिए कर दिया गया है। अकोड़ा चिमनी पे किससे एक्सीडेंट हुआ है इनका? बग्गी से हुआ है, घोड़ा वाली जो ईंटें वगैरह ढोती है उससे। मतलब घायलों के क्या क्या नाम है? घायलों के नाम एक का प्रमोद राठौर है, एक अमित है, चाचा का लड़का था, एक बहनोई था। क्या कारण रहा एक्सीडेंट का? अब ये सर नहीं बता सकते हैं क्या कारण नहीं, मैं तो भिंड था। आपके कौन है ये एक हमारा उसमें चाचा का लड़का है। तो ग्वालियर के पीडब्ल्यूडी कार्यालय में पदस्थ चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उसका शव पीडब्ल्यूडी कार्यालय की छत पर पड़ा मिला है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल के दौरान चौकीदार की गला दबाकर हत्या करने की आशंका जताई है। वहीं परिजनों का कहना है कि मृतक अपनी जमीन का सौदा करने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय गया हुआ था। आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैंने सूचना मिली थी, दो घंटे हमने कही थी कि रजिस्ट्री करने में जा रहे थे, वहाँ पे हमारे पैसे का है, सो हमने की तो बताओ हमको सही। तेरा भाई का नंबर का है, सुबह का भाई का नंबर लिया, हमने कि चलो हम रजिस्ट्रार में पहुँचे। हम रजिस्ट्रार तक पहुँच गए, वहाँ पे फिर इनका नंबर नहीं लगा, तो वो उतर के नीचे आए गए, पैसा लेके जाओ कि बुरा तेरा भाई ऊपर हम गए, हमारी भाभी वगैरह दो जने और बच्चा हो जीना पे से भगे आया फिर। हाँ जीना पे भैया भाभी ने गाड़ी बुला दी, तो मेरा बेटा बड़ी तू ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे बच्चे पे तेने वो कर दिया, काय को तू कर जा, कोई है नहीं कुछ नहीं। हम लोग को सूचना मिली थी कि पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग पे ऊपर छत पे एक बॉडी पाई गई है, जिस पे टीआई साहब, सीएसपी साहब और मैं यहाँ पर आए। एफएसएल डॉक्टर को भी बुलाया गया। अभी कुछ क्लियर नहीं है पर संदिग्ध लग रही है बॉडी, और अभी पीएम के लिए भेजा जा रहा है। डॉक्टर से पीएम करवाएंगे, उसके बाद इस पे कोई जमीन गिरवी रखी थी, उसी का सौदा करने जा रहा था। ये परिवार वालों द्वारा बताया गया है ऐसा कि ये सौदा करने जा रहा था, उसकी भी अभी जांच की जा रही है। मैंने सूचना मिली थी, दो घंटे हमने कही थी कि रजिस्ट्री करने में जा रहे थे, वहाँ पे हमारे पैसे का है, सो हमने की तो बताओ हमको सही। तेरा भाई का नंबर का है, सुबह का भाई का नंबर लिया। भोपाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 30 युवाओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर आलोक शर्मा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे, जो आज भी असंख्य देशवासियों के प्रेरणा स्रोत हैं। इस दौरान राकेश कुकरेजा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि यह कृतज्ञ राष्ट्र सदैव उनके त्याग का ऋणी रहेगा। देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर हमने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गुरु नानक मंडल के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेकर रक्तदान किया और उनके बताए हुए मार्ग चलने के लिए हम सभी ने संकल्प लिया। झाबुआ जिले के ग्रामीण अंचलों में वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में खाटला बैठक के माध्यम से लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बता दें कि ग्रामीण इलाकों में लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। वहीं एक दिव्यांग बालिका ने वैक्सीनेशन के बाद लोगों से वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। हम लोगों ने भी लगाया है और सबको टीका लगाना चाहिए और टीका लगाना अनिवार्य है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच साहब, आशा कार्यकर्ता सब घेर के आया था, तो बाकी सभी भी वैक्सीन लगाने की कल खाटला बैठक थी, उसमें सूचना दी गई। आशा कार्यकर्ता, एनएम, सरपंच, सचिव सब ने मिलकर ने कल घर घर सूचना दी कि वैक्सीन लग रही है। हमारे यहाँ आशा आंगनवाड़ी वाले और सरपंच ने सब बताया कि यहाँ पे पहला वैक्सीन लग रहा है, तो मैं पहले डोज। अभी वर्तमान समय में जैसे ग्रामीण जनों में एक भय था
कि वैक्सीन से ये दुष्परिणाम हो रहे हैं। तो इसके लिए हमने लगातार खाटला बैठक रखी, जिसका बहुत सकारात्मक हमें उसका रिजल्ट मिला है। जैसे 2-3 दिन पहले हमने ओचका में ली थी, तो ओचका में पहले तो 0 जा रहा था काफ़ी समय से, पर अभी वर्तमान में वहाँ सब सेंटर बनाकर 2 वायल रखाए गए थे, तो पूरे 100% वहाँ पे हुआ। 2 दिन पूर्व मेरे द्वारा जारा डाबर में बैठक ली गई थी और झाड़ की टोड़ी में, उसका भी सकारात्मक मिला कि आज जितने हमने वहाँ पे डोज भेजे थे वो फुल वहाँ पे मिला। मध्य प्रदेश में चल रहे टीकाकरण महाअभियान में लोगों के अधिक आने का अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था। देखने में आया कि प्रत्येक टीकाकरण सेंटर में अनुमानित वैक्सीनेशन से भी अधिक लोग वैक्सीन लगवाने सेंटर पहुंच रहे थे, लेकिन वैक्सीन के अभाव की वजह से सिवनी नगरवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कुछ वृद्ध महिलाओं ने जानकारी दी कि वैक्सीन लगवाने के लिए हम पैदल चलकर आए और वैक्सीन सेंटर में प्रतिदिन जिम्मेदार अधिकारियों के अनुमान से अधिक लोग वैक्सीन लगवाने और टीकाकरण सेंटर में पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिले में एक मरीज ब्लैक फंगस से भी ग्रसित पाया गया, जिसे जबलपुर रेफर कर दिया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आज पूरे वैक्सीन 55 डोज माना यहाँ लग चुके हैं, जो पूर्ण हो चुके हैं। जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई और वैक्सीन की आवश्यकता है, और बुकिंग माना हमारे अभी 40 करीब हो चुके हैं यहाँ सेंटर। राजधानी के हमीदी अस्पताल के रास्ते में बने अवैध अतिक्रमण के विरोध में महिलाओं ने सड़क पर बैठकर धरना दिया। महिलाओं का कहना था कि उनके कारोबार को नष्ट कर दिया गया। वह पिछले 50 साल से यही रह रहे हैं और प्रशासन केवल झूठे वादे कर रहा है। वहीं नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि सभी लोगों को विस्थापित करने की कार्रवाई चल रही है, जिस पर हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा ने मौके पर जाकर सभी से बातचीत कर मामले की सच्चाई जानी। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी भोपाल के हमीदी हॉस्पिटल क्षेत्र के पास में, जहां पर रहवासियों को कुछ दिन पूर्व यहां अतिक्रमण की कार्रवाई करने के आदेश जो है निगम प्रशासन ने जारी कर दिए थे। आप यहां देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर यह महिलाएं यहां पर एकत्रित होकर खड़ी हैं, लगातार अपना विरोध प्रदर्शन इसमें दर्ज करा रहे हैं। चूंकि आप देख सकते हैं कि व्यापारी प्रतिष्ठानों को तो यहाँ खाली करवा दिया गया था, लेकिन अभी भी जो है रहवासी क्षेत्रों को खाली करने के लिए जिस प्रकार से शासन उनसे अनुरोध कर रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार से पूरी समस्या इनके सामने आ रही है। मैडम, कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? और 60 साल से हम लोग रह रहे हैं। 60 साल से हमारा बिजनेस है और उसके बावजूद आपने कोई परमिशन नहीं दी और आपने आके तोड़ दिया। 2 साल से काम धंधा वैसे ही नहीं था। अभी 15 दिन तो हुए थे ये लॉकडाउन हटे, तब तो काम शुरू हुआ, उसमें भी आपने ये कर दिया कि ना हाथ कहीं का भी नहीं छोड़ा। तो आप लोगों के पास इसके पहले कोई सूचना या किसी प्रकार का नोटिस आया? नहीं आया कोई सूचना, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो हमको कोई भी सूचना देते हम स्टे लगाते। हमें मौका ही नहीं दिया। शर्म आना चाहिए ऐसी सरकार को। तो क्या मानते हैं कि जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, तो क्या मानते हैं क्या पूरी अवैधानिक तरीके से है या इसमें कुछ कहीं ना कहीं आप भी सही मानते हैं? सब बहुत बड़ा गेम प्लान है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, बहुत बड़ा। पूरी सरकार भी मिली हुई है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। मुझे किसी पे भरोसा नहीं। जैसा आप सुन रहे हैं कि सरकार पे भरोसा नहीं है, आप यहाँ पर मेरी सबसे यहाँ पर अपील है, जितने खड़े हैं, किसी भी नेता को कोई भी कभी जिंदगी में कोई वोट नहीं देगा। ये जिस कुर्सी के दम पर यहाँ पर इतनी अकड़ रहे हैं ना, इनकी ये कुर्सी अब इनको कभी नहीं मिलेगी। कोई भी वोट नहीं डालेगा। मेरे भाई को मारने की धमकी दे रहे हैं, जेल में बंद करा देंगे। ये उनका अधिकारी का है, कमर भाई नाम है, कमर भाई नाम है, इनका हक है। ये इनको इतना पावर दिया कि मार के जेल में बंद कर देंगे हम लोगों को। गरीब लोग अपनी आवाज ना उठाएं और हम सीधे जेल में जाके बंद हो जाएं और हमारे बच्चे मर जाएं। तोड़ दी पूरी। हम कहाँ जाएं? खुले में हम बहू बेटियों को लेकर जाएं? मेरे घर में 4 बहू हैं, कहाँ जाएं हम? ये बताइए आप। भरी बारिश में पूरा टॉयलेट टूट चुका है हमारा। तो आप लोग के द्वारा यहाँ जो टैक्स दिया जा रहा था, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, वो आप लोग भर रहे थे? वो ये भर रही थी सब। हम लोग भर रहे थे। हमने 68 से लीज रेंट भी दिया है और 40 साल से हमने प्रॉपर्टी टैक्स भी दिया है। सब भरा है हमने। फिर हमसे क्यों लिया सरकार ने? जब हमें यहाँ से हटाना था तो क्यों अपना पेट भरा और क्यों भिखारियों की तरह कटोरा लेके आए हमारे पास वोट लेने? क्यों आए? अब ये आएंगे वोट लेने। चलिए, हमारे साथ भी कुछ और लोग भी मौजूद हैं, कुछ जेंट्स भी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। नाम बताइए आपका। मैं रायन सिंह भदौरिया। क्या समस्या आ रही है? मेरी समस्या केवल इतनी है और आपके माध्यम से सरकार तक मैं अपनी बात को ये पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोग स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण जो भी आप कह रहे हैं हटाने को तैयार हैं। पहली बात तो
आदरणीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो लोग 20 साल से यहाँ काबिज हैं वहीं उनको स्थापित किया जाएगा। उसके बावजूद भी क्योंकि इतने बड़ा हमीदिया का विस्तार हो रहा है और करोड़ों रुपए की योजना है, ये जनहित की योजना है, तो जनहित की योजना में इसको सामान्य जन को सहयोग देना चाहिए। पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, अपने हाथों से हम लोग तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा आप तोड़िए, नहीं तो हम तोड़ देंगे। हमने अपना सामान हटा लिया, तोड़ दिया। अब इतना निवेदन है कि आपने एसडीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया कि आप तोड़ दीजिए, हम आपको जगह दे देंगे। हमने आधे से ज़्यादा तोड़ दिए हैं। केवल 5-7 परिवार जो रह रहे हैं उनके पास छत है इस समय, अगर वो हटा लेंगे तो उनका टीवी, बच्चे, खाना कहाँ जाएगा? आप सोचें, उनके पास कोई साधन दूसरे नहीं है। अभी तक शासन ने कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई है? कोई सुविधा नहीं दी शासन ने। और हमारा आपसे निवेदन बार बार यही है कि जनहित में अपने हाथ से तोड़ेंगे, आप बाद में यहाँ से निकालिएगा हमको, लेकिन आप हमें स्थान तो दे रहने के लिए कोई व्यापार की व्यवस्था दीजिए, हमें कोई छोटी सी जगह दीजिए। अब आप बताइए, कोरोना के अंदर हम इतने साल से वैसे परेशान हैं, 1.5 साल से, आज खाने तक को नहीं है लोगों के। हाल स्थिति क्या है? सारे लड़के बेरोजगार बैठे हुए हैं, लोगों के सारे परिवार के, छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 के 5-5, 4-4 बच्चे हैं। अब घर कैसे चले? जो कोई थोड़ा बहुत शुरू हुआ था, पहला लॉकडाउन लगा तो आदमी पिस गया, दूसरा लॉकडाउन हुआ तो दूसरा पिस गया। अब जब थोड़ा बहुत काम ना शुरू करा तो ये आ गए। नियमों के तहत बारिश के अंदर जो है तोड़ने का नियम नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया हुआ है कि जो 15 जून तक यहाँ पर है उसको अभी वहीं रखा जाए। नहीं, उसके बाद एक आर्डर और एक्सटेंड करा उनने कि इसको आप 15 जुलाई कर दीजिए। 15 जुलाई के बाद जो है जो जहाँ है बारिश के बाद उनको हटाया जाए। ये आर्डर मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है कि सब तोड़ दिया, मेरा सामान दब गया है। चलिए, तो ये थे जो जनता थी, लगातार अपनी परेशानियां बता रही है, सब कुछ उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से शासन द्वारा ये पूरी रणनीति के तहत उसको तोड़ा जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी समस्या जो लोगों के सामने निकल के आ रही है। इस वक्त हमारे साथ कुछ नगर निगम के कुछ शासकीय कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं किस प्रकार से ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, क्या हो रहा है इसमें। सर, आज क्या कार्रवाई हो रही है? पिछले लोगों का ये कहना है कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी प्रकार के आदेश के यहाँ से खाली कराया जा रहा है। सभी को सूचना है, पूर्व से सूचना है, 4-4 साल से केस चल रहे हैं और इनको सभी को मालूम है पहले से ही। और अभी हम रहवासियों को नहीं हटा रहे हैं। रहवासियों की जब प्रोसीजर हो जाएगा तो उसके बाद ही हटाएंगे। तो सर, क्या वैकल्पिक स्थान वगैरह दिया जाएगा? वो सब अच्छी चल रही है। कमर साकिब भी यहाँ पर कई कुछ महिलाओं के द्वारा ये आरोप भी आ रहा है कि आपके द्वारा उनके परिवारजनों को धमकाने की बात भी निकल के सामने आ रही है। धमकाने जैसी कोई बात नहीं है। दुकानें खाली करने के लिए सबको कहा गया है, दुकानें लोगों ने खाली करी, उनको डिसमेंटल किया गया। उसमें धमकी का क्या सवाल पैदा होता है? शासकीय कार्य चल रहा है, कोई निजी कार्य तो हो नहीं रहा है। उसके अंदर टीम लगी हुई है। सामान निकालने के लिए बार बार दुकान वालों को कहा जाता है कि साहब सामान निकालिए, जैसे इसको दुकान को निकाला जा सके। ऐसी कोई बात नहीं है। सर, तो क्या बारिश के दौरान में ये सब चीज़ें होना क्या उचित है? देखिए, ये जो कार्रवाई चल रही है, शासकीय कार्य चल रहा है, जिला प्रशासन इस कार्य को कर रहा है। निगम का सहयोग मांगा गया है, निगम का अमला सहयोगी की भूमिका में यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये थे हमारे साथ कमर साकिब जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये प्रशासनिक पूरी जो कार्रवाई है वो जिला प्रशासन के द्वारा इसमें की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ रहने वाले रहवासियों को कब तक जो है उचित स्थान देकर उन्हें विस्थापित किया जाएगा या लोगों को यूं ही छोड़ दिया जाएगा। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ प्रदीप तलैया, खबर भारत, भोपाल। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।